ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। क्या नेतन्याहू को कुर्सी जाने का डर सता रहा है? 2 महीने बाद इजराइल में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ गादी ने नेतन्याहू को इस सर्वे में पीछे छोड़ दिया है। आइजेनकोट यशार पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। सर्वे बताता है कि इस चुनाव में आइजेनकोट की पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यही बात नेतन्याहू को परेशान कर रही है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। यहां कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सीटें होना जरूरी है। सत्ताधारी खेमे में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अभी सबसे बड़ी है और उन्हें 4 और दलों का समर्थन है, जबकि विरोधी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी यशार है, जिसका नेतृत्व पूर्व आर्मी चीफ करते हैं। उनके साथ 3 पार्टियां हैं। इजराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और इस नए सर्वे ने अब नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, उनकी परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे में नेतन्याहू पिछड़ गए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब इजराइल में या इजराइल की रणनीति में, हर्षवर्धन जी, अगर वो सर्वे में पिछड़ रहे हैं और उनकी विरोधी पार्टी आगे निकल रही है तो? देखिए, एक तो ये कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो, जैसे हमारे यहाँ एक समय में सिर्फ फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स चलती थी, उसमें भाजपा एक अल्पसंख्यक पार्टी की तरह थी, ऐसे ही वहाँ सारी पार्टियाँ वो नेशनलिस्ट पार्टी है। तो हम लोगों के समझने के लिहाज से ये मत समझिए कि नेतन्याहू जाएंगे कोई और आएगा तो कुछ अलग परिदृश्य होगा, लेकिन अभी के संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी चर्चा नहीं आ रही है, कोई उस तरह का बहुत बड़ा धमाका नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नेतन्याहू पिछड़ते दिख रहे हैं तो वो फिर जो बॉर्डर फ्रंट है ना, उसको थोड़ा सा और, जिसको कहते हैं कि एक्सप्लोसिव करने की, एग्रेसिव करने की वो कोशिश कर सकते हैं। तब शायद वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो गाजा पर, क्योंकि गाजा का जो पीस प्लान था उसके लिए फंडिंग नहीं हो पाई, ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक उसके लिए फंड इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो जो प्लान शुरू होना था वो प्लान ही नहीं शुरू हुआ है, मतलब इसको कहते हैं ना कि पहला कदम भी नहीं रख पाए। तो उस पर कुछ खबर हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि आप लोगों को उसको अब छोड़ देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उनको ये लगता है कि अगर हम सत्ता से गए तो हमारे खिलाफ वो मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए शायद इन दोनों फ्रंट पर नेतन्याहू नए सिरे से आक्रामक रणनीति बना सकते हैं। अब क्या ये उनकी आखिरी पारी हो सकती है? क्या वाकई में परिवर्तन हो सकता है? यह भी सर्वे है विजय जी जो आए हैं, और इस सर्वे में उनकी पार्टी पिछड़ तो रही है, लेकिन क्या नेतन्याहू कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी जो कम हुई है अपने देश में वो फिर से बढ़े? देखिए, करप्शन के मामले तो उन पर चल ही रहे हैं और इसलिए बार बार ये कहा जाता रहा कि जितने युद्ध की स्थिति या जो भी हमले उन्होंने किए उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उस भ्रष्टाचार के इशू को अपने से दूर रख सकें और एक नेशनलिस्टिक जो फर्वर है उसको मजबूत कर सकें। और ये बात ठीक है कि वहाँ इजराइल में ओवरऑल एक ये नेशनलिस्टिक फर्वर का पॉलिटिक्स में दबाव है। तो कोई भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो ये पड़ेगा कि वो इनसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा, वही आ सकता है। उनसे कम एग्रेसिव होने वाला, एग्रेशन वाला आदमी वहाँ पर सत्ता में नहीं आएगा। पिछले 6 महीने देखें आप, या 3 महीने देखें खास तौर से, ये जो ईरान का मसला हुआ, ईरान यूएस का, ये लड़ाई तो इजराइल से शुरू हुई थी, लेकिन आज वहाँ पर इजराइल पिछड़ गया, वो इशू में ही नहीं है। बल्कि कई बार तो लगता है कि ये लड़ाई में इजराइल है कि नहीं है, केवल ट्रंप साहब और ईरान चुनाव वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे भी एक असर पड़ा है कि क्या हो रहा है। गाजा की अभी चर्चा की, उसमें भी वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। ईरान को लेकर लग रहा था कि ईरान को ख़त्म कर देंगे, वो काम भी नहीं हो पाया। वहाँ सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो पाया। तो उन सब में ईरान के, इजराइल के लोग हो सकता है ये समझ रहे हो कि ठगा महसूस कर रहे हो कि भाई ये बन तो इतने बहादुर रहे थे और वो हुआ नहीं है वहाँ पर, वो एक बड़ी वजह है। तो अब क्या, और अभी मुझे स्थिति ऐसी नहीं लग रही नेतन्याहू की कि वो ट्रंप के साथ मिलकर, क्योंकि ट्रंप भी आजकल उनको बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, तो उसमें अब या तो एक बड़ा कोई धमाका वो कर दें नेतन्याहू, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर उनके करप्शन वाले मामले और वो उससे बचना चाहते हैं, उस पर काम होगा। लेकिन इजराइल का कोई रुख बदल जाएगा ये नहीं समझना चाहिए हमें, चाहे कोई भी आ जाए, नेतन्याहू रहें या नहीं रहें। बल्कि इसको समझिए कि यदि नेतन्याहू नहीं रहेंगे तो वो इस समय और एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे चुनाव से पहले, और जो आएगा वो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा। यानी जितने भी फ्रंट इजराइल ने खोले, उन फ्रंट पर इजराइल को बताने के लिए नेतन्याहू के पास कुछ नहीं है। ये वजह है समीर जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? नहीं, यशार पार्टी का जो आइजेनकोट है उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई जब इतना बेंजामिन नेतन्याहू स्ट्रांग थे
तो कैसे मुट्ठी भर लोग आकर हमारे देश के अंदर हमला करके चले गए और हमारे आयरन ड्रोन ने काम नहीं किया और हमारे लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने लोगों का स्थानीय सेंटिमेंट को लिया कि जो देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपको ये भरोसा दे रहा था कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर कैसे आतंकवादी लोग अपने देश में घुसकर आकर इतना बड़ा आतंकी हमला करके चले गए और उसके बाद भी हम इतने लंबे समय तक युद्ध में रहे और युद्ध की परिणति क्या हुई। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने ईरान पे जिस तरीके से हमला किया, अमेरिका ने हमारा साथ दिया है, हमने जिस तरीके से लेबनान पर हमला किया, वहाँ पर हमने अपने सीमा को विस्तार दिया, ये तमाम बातें वहाँ पर उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है वहाँ पर इसराइल का जो कह रहा है कि भाई इतना करने के बाद भी अंतिम परिणाम क्या है, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में ये नहीं होगा और ईरान को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, अमेरिका के साथ आपके संबंध फिर खराब हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर ईरान की बड़ी जनता, इसराइल की बड़ी पॉपुलेशन को ये लग रहा है कि इस पूरे संकट से और युद्ध का असर, भले ये कहा जाए कि भाई ईरान ने लेबनान को खत्म किया, इसराइल ने लेबनान को बहुत खत्म किया, इसराइल ने बहुत ज्यादा ईरान को अंदर घुस के मारा अमेरिका के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। कई मिसालें जो जाके गिरी है इसराइल के अंदर, इसराइल को भी फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है, लोग भी वहाँ बहुत परेशान हुए। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये कितना लंबे समय जो युद्ध खींचा है उसका असर इसराइल की जनता पर भी लगा है। तो जनता को थोड़ी नाराजगी होगी। अब वो अपनी जनता को कैसे कन्विंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो वो क्या कोई बड़ा आक्रमण करते हैं ये देखने वाली बात होगी, या ये चुनाव में लोगों को बताते कि भाई मेरे कारण आप इतने सुरक्षित हो पाए। लेकिन वहां ऐसा नहीं, कोई भी जीत कर आए वो इतना ही आक्रामक रहेगा। उसकी मतलब जो ताकत थोड़ी कम या ज्यादा लगा सकता है, लेकिन आक्रामकता उसकी यही रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है वहां पर, कोई भी देश इस मामले में अपने आप को कमजोर सिद्ध करने के लिए या एक दोस्ती यारी या थोड़ा एक शांत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आइजल कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई कई मोर्चों पर नेतन्याहू फेल हो गए, उन मोर्चों पर मैं सफल हूंगा और ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तो वो तो ईरान को पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो इजराइल उनकी नजर में नेतन्याहू नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि अक्टूबर तक समय है, अभी 2 महीने का समय है, क्या नेतन्याहू कर पाते। फिलहाल कड़ी चुनौती और सीट भी बहुत ज्यादा नहीं, 120 सीटें, 61 सीटें लगती हैं, 8 से 10 पार्टियां हैं, तो आपस में मिलकर सरकार बनाती है। गठबंधन भी वहां बहुत आसानी से टूटते बिखरते रहते हैं। तो क्या नेतन्याहू किसी और गठबंधन को जोड़कर किसी और को बना देते हैं या खुद बनते हैं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जरूर चुनौती उनके सामने है। अब देखिए, जिस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की थी उस युद्ध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अब वो नजर नहीं आ रहा। ईरान और अमेरिका के बीच में अब बाजी फंसी हुई है। यहाँ शांति की बात दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट अभी शांत नहीं है। ईरान हॉर्मूज में अपनी किलेबंदी को लगातार मजबूत कर रहा है। ईरान ने हॉर्मूज में यूएई के एक और जहाज को टारगेट किया है। यह एक सप्ताह में तीसरा मौका है जब ईरान ने यूएई के जहाजों को निशाना बनाया। हॉर्मूज में जहाजों पर बरस रहे बारूद के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान ये जंग बुरी तरह हार रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल है। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. अब ट्रंप ने जीत का दावा किया तो इस दावे पर ईरान का भी जवाब सामने आया। ईरानी सेना ने ट्रंप के दावे को बेबुनियाद करार दिया। های واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. अब सिर्फ बयानों की बात करें संगीत रागी जी, तो ट्रंप तो बार बार अपने बयानों से ईरान को जीतने का दावा करते हैं। बयानों में तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन आखिर में स्थिति तो यह है कि दोनों ही देश फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इस लड़ाई में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल की थोड़ा बात कर लें तो इजराइल में वाकई जो 15 प्रिंसिपल्स जो था वो गाजा को लेकर के अमेरिकन की तरफ से जो आया था, उसको इजराइल मानने के लिए तैयार आज के दिन में भी नहीं है। बीच में हुआ कि हाँ वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन कल की भी घटना यदि आप देख लें तो कल साउथ लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है, फिर से बमबारी की है और जो है वो वहाँ पर 11 नागरिक मरे हैं। दूसरी बात,
हुआ था कि हम पीस प्लान मान लेंगे यदि हमास पूरी तरीके से डिसआर्म कर दें। बीच में हुआ कि हमास ने कहा है कि हाँ, अमेरिका ने कहा कि हमास मान गया है, लेकिन हमास के जो प्रवक्ता है उसका उत्तर आया है कि हम पूरी तरीके से नहीं डिसआर्म करेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या गाजा का पीस प्लान लागू हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जो था कि फेज वाइज जो विड्रॉल होगा इजरायली आर्मी का, वो अभी रुक गया है। तो जहाँ तक एक स्टेज का पूरा होना था, एक पहला जो चौकी खाली करके वो लोग पीछे हटे थे जितने किलोमीटर, उसको उन्होंने एक ढंग से आप कह सकते हैं कि बफर जोन के तौर पर क्रिएट कर दिया है, लेकिन उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इजराइल। आज के दिन में ये स्थिति है और इजरायली प्रेसिडेंट का स्टैंड बहुत साफ है। इजराइल अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अमेरिका से कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही वह अपने जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो सब्जुगेट नहीं करना चाहता है, यानी दूसरे के हवाले नहीं करना चाहता है। अब रही अमेरिका की बात, कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, हालांकि अभी तो वो कह रहे थे बहुत शाबाशी के साथ कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको देखते हुए, जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए अमेरिकन्स को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा कीमतें चुकाने के लिए तैयार रहनी चाहिए। तो ये दोनों बातों में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। इसलिए कंट्राडिक्शन है क्योंकि एक तरफ यदि आप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि जितने वेसल्स निकल रहे हैं वो उनको निकलने चाहिए थे, लेकिन डेटा ऐसा बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पहले प्रतिदिन 170 वेसल्स निकलते थे वो नहीं निकल रहे हैं। अब ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ से पहले एक बात निकल करके आई थी कि भाई जाएगा एक तरफ से, आएगा दूसरी तरफ से, यानी ईरान और ओमान दोनों मिलकर के बांट लेंगे। बाद में तय किया जाएगा कि उस पर कितना सरचार्ज लगाना है, नहीं लगाना है, इसको बाद में करेंगे। लेकिन ये चीज़ें मान ली जाए कि ये जहाज का आना जाना एक ही रूट से नहीं बनेगा। जो नया रूट तैयार हुआ है, जो ओमान के तरफ से नज़दीक से जा रहा था, उस पे भी ईरान का स्टम्बन है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अल्टरनेटिव रूट के तरफ जो हालांकि खतरनाक था, उसको जब चुना गया कि ओमान के तरफ से जहाज आएंगे जाएंगे, उस पर भी ईरान का यह कहना था कि यदि ऐसा भी होगा तब भी हम अटैक करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका असर होते हुए दिखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सेलर्स जो हैं वो उस रास्ते से आने का खतरा मोल नहीं लिए। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कह रहे हैं उनके बातों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। कल एक और बड़ी खबर आई कि एशिया से एक अंतिम जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको भी पश्चिम एशिया की तरफ मूव करवा दिया गया है। यानी अमेरिका क्या अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन सबों को वहाँ पर ला करके लड़ाई को नए सिरे से लाना चाहता है। दूसरी एक खबर निकले कि अमेरिका एक नया ड्रोन का फोर्स, जिसे हम कंटिंजेंट कहते हैं, वो एक तैयार कर रहा है क्योंकि उनके ड्रोन डिप्लीट्स कर गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में वो कितना दिन अभी समय बाई करके फिर नए तरीके से फार्म और एग्रेसिव युद्ध करेंगे, लेकिन ये लड़ाई लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और निगोशिएशन हमें सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दोनों ही देश इसमें फंसे हुए हैं, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे ईरान की बात करें। अब आइए बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, जिनके प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं, अपने पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसी महीने पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। उनके भारत दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दौरे को अंतिम रूप देने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री का कहना है कि तारिक रहमान का भारत दौरा उनके तय कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बातचीत में प्रगति पर निर्भर करेगा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना को भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाने या राजनीतिक बयान देने की अनुमति ना दी जाए। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश का आरोप है कि वो भारत में शरण लेने के बाद भी लगातार राजनीतिक बयान दे रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस में जुड़ी थी शेख हसीना, उसके बाद से बांग्लादेश में और चर्चा शेख हसीना को लेकर होने लगी। और इस बीच अब तारिक रहमान भारत आ सकते हैं, ऐसी बातें तो हो रही हैं, तैयारी भी चल रही है, लेकिन शेख हसीना वाली ये शर्त बीच में बांग्लादेश की तरफ से रखी गई है। विजय जी,
बातचीत चल रही है, इस पर बड़ी बात हुई है और ये मूवमेंट भी हुआ जब भारत ने दिनेश त्रिवेदी जी को एक पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पर हाई कमिश्नर बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री जो रहमान साहब हैं उनसे भी मुलाकात की है, ये सारी बात हुई है। बात काफ़ी आगे बढ़ गई। रहमान साहब का आने का प्रोग्राम करीब करीब तय है और जो मुझे जानकारी मिली है, कल ही इस पर मैं चर्चा कहीं कर रहा था, तो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार शायद जब तक रहमान साहब का भारत में दौरा हो तब तक शेख हसीना को भारत की बजाय कहीं और मूव करने, शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। वो इस बहाने से कि वहाँ पर कोई कार्यक्रम है उनका, इस बहाने से भी उनको भेजा जा सकता है, क्योंकि रहमान साहब की ये शर्त है कि कम से कम वो ना रहें, दिल्ली में तो ना हो। तो वो भी बात है, राजस्थान में भी कोई जगह उनके लिए देखी गई है, लेकिन कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में वो ना रहें और भारत जो कि होगा नहीं। हाँ, जो कि होगा नहीं। हाँ, तो वो लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं, रहमान भी चाहते हैं कि हम दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो पाएँ और उसमें शेख हसीना किसी तरह से कड़ी ना बने, मतलब बाधक ना हो, उस पर कोशिश हो रही है विदेश मंत्री के। आप सोचिए ना, ये भी कम होता है, जो हाई कमिश्नर बनाया है दिनेश त्रिवेदी को, वो कैबिनेट रैंक उनको दी गई है। कैबिनेट रैंक देने का मतलब ये हुआ है कि उनको विदेश मंत्री से बात करने की सीधे या विदेश सचिव से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे भी आप उस पूरे रिश्ते को, गंभीरता को समझ सकते हैं कि भारत सरकार उस पर कैसे देख रही है। ये एश्योरेंस उनको दिया गया है और वो खुद निर्णय कर सकते हैं, दिनेश त्रिवेदी। तो ये भी बहुत बड़ा फैसला है। आमतौर पर हाई कमिश्नर्स को MOS का जो रैंक होती है उसके से ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ उनको कैबिनेट रैंक दी गई है और वो इस समय सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तारिक रहमान तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी BNP की तरफ से भी थोड़े से विरोध वाले सुर हैं और NCP जो नई पार्टी बनी वहां पर आंदोलन के बाद, उसमें भी विरोध है। वो भी तारिक रहमान का विरोध कर रहे हैं कि जब तक प्रत्यर्पण की बात ना हो तब तक तारिक रहमान को भारत नहीं आना चाहिए। ऐसे में क्या ये कोशिश समझे हर्षवर्धन जी कि दोनों ही देशों के बीच के संबंध बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने तो कभी संबंध खराब किए नहीं, इसको यूँ समझना चाहिए। क्योंकि खालिदा जिया थी तो उनको लगता था कि शेख हसीना के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, तो इसलिए हमारे रिश्ते कैसे हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, वहाँ की जो जमात और जो कट्टर इस्लामिक फोर्सेस थी उसको खालिदा जिया सपोर्ट करती थी। अभी तारिक रहमान लौट कर आए हैं, खालिदा जिया अब है नहीं, शेख हसीना भारत में है। जो तारिक रहमान के पास अवसर है वो अवसर ये है कि उस छोटे से इस्लामिक मुल्क को वो बेहतर राह पर लाने की कोशिश करें। अब 2 उसमें फोर्सेज हैं जो उनके एकदम नज़दीक में है, एक है चाइना, एक है भारत। दोनों ये चाहेंगे कि हमारे हिसाब से चीज़ें वहाँ ठीक हो, लेकिन भारत के साथ एक अच्छा है कि कोई वो फोर्सफुली कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता है। भारत का चूंकि डेमोग्राफिक स्टेट भी है, स्टेक भी है, यानी वहाँ जो जनता है वो हिंदू जनता, तो भारत का बांग्लादेश में जो एक कहें कि उसकी जो भूमिका है वो अलग है। वो ये चाहेंगे कि तारिक रहमान के साथ एक रिश्ते बेहतर हों, उनकी गवर्नमेंट के भारत की सरकार से रिश्ते बेहतर हों। एक शर्त है, चाइना क्या चाहेगा, आधिपत्य चाहेगा। भारत क्या चाहेगा, पाकिस्तान वहां उसका हैंड नहीं होना चाहिए, यानी पाकिस्तान मजबूत न दिखेगा ढाका में तो भारत उस पर कंप्रोमाइज कर सकता है कि हमें कोई हमारे लिहाज से। चाइना का क्या है, उसको ये नहीं चाहिए, उसको अपना आधिपत्य चाहिए। और इन सब के बीच में जो थर्ड फोर्स है, जिसको डीप स्टेट के तौर पर हम जानते हैं, अमेरिकी डीप स्टेट, जिसने ढाका में सत्ता परिवर्तन कराया, लेकिन उससे आगे बात हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने सत्ता परिवर्तन जो कराया था वो सत्ता परिवर्तन उस तरह से प्रभावी नहीं रहा और फिर चुनाव भी हो गया और जिनको बिठाया था वो साहब पूरी तरह से एकदम जिसको कहीं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं ये मानता हूं कि तारिक रहमान को समझ में आ रहा है कि जब बिजली चली गई, बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया, तो कौन आया, भारत साथ में आया। जब उनके पास डीजल खत्म हो गया, उनके यहाँ गाड़ियां चलनी बंद हो गई, उनके किसानों को मिलना बंद हो गया, तो कौन आया, भारत आया। और भारत ने उसके लिए कोई शर्त ऐसी नहीं रखी। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारत आज भी ये कह रहा है कि आप यहां से हमारे यहां घुसपैठिए आते हैं, कानून व्यवस्था की दिक्कत है, आप सिर्फ उनको वापस लीजिए, हम एक बेहतर पड़ोसी की तरह रिश्ते चाहते हैं। बस एक ही शर्त है, पाकिस्तान वहां भूमिका में नहीं हो सकता है, ISI का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब देखिए तारिक रहमान भारत आएंगे तो क्या रिश्ते और कितने बेहतर होंगे, शेख हसीना का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की आइए बात कर लेते हैं। बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की मौत को लेकर बवाल तेज हो गया है। इस पूरे मामले में अब प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने मधुबनी के यादव परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है। बड़ी खबर यह है कि बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मधुबनी में रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की है। रोशन यादव के परिवार के साथ प्रशांत किशोर SSP से भी मिले।
पीके ने इस मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो दोबारा मधुबनी आएंगे। दरअसल 10 अगस्त को 20 साल के रोशन यादव की संदिग्ध हालत में जेल के अंदर मौत हो गई थी। रोशन का शव फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने रोशन यादव को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। रोशन यादव के परिवार का कहना है कि उस पर झूठा केस दर्ज करके उसे अरेस्ट किया गया। परिवार पुलिस पर रोशन यादव को कस्टडी में टॉर्चर करने का आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि रोशन को कई दिनों तक थाने में रखकर पीटा गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि रोशन ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार का कहना है कि जेल में उसकी हत्या की गई है। परिवार कह रहा है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने मधुबनी पहुंचकर इस पूरे मामले को नए सिरे से उठाया है। यहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है, उसको लेकर परिवार का जो इल्जाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के दो पहलू। पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में। इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी है, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। अब जिस तरीके से उठा रहे हैं मुद्दे यहाँ पर प्रशांत किशोर, एक नया विकल्प और एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश है हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो बेहतर है। और एक तो सबसे अच्छा मुझे दिखा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी हत्या कर दी। सरकार को, पुलिस को, सबको कह रहे हैं कि एसएसपी से हमारी बात हुई है और हम कह रहे हैं मानवीय आधार पर किया जाए। वो शब्द कह रहे हैं कि हत्या हुई या उसकी मृत्यु हो गई, जो भी है, लेकिन असली पहलू की बात किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ रह नहीं गया है क्या? कानून व्यवस्था बिहार में क्या बिल्कुल से हाथ से फिसल गई है? भरत तिवारी के बाद ये जो रोशन यादव का मसला आया है, दोनों मसले बड़े गंभीर हैं। और मैंने भरत तिवारी के समय भी कहा था, आजकल समय ऐसा है कि अगर अब मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है, वहां तिवारी लगा है, तो 4 लोग इसको भी कर लेंगे। तब भी मैंने कहा था कि अगर किसी ने पिस्तौल उठाई तो फिर वो हकदार नहीं है किसी तरह की, मतलब रहम का है कुछ भी, लेकिन उसको गोली मार दी जाएगी। और उसके बाद सरकार का व्यवहार, वहां सम्राट चौधरी की सरकार का व्यवहार बहुत संवेदनहीन रहा। और अब ये रोशन यादव, मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार की पुलिस क्या एक मतलब अचानक भूल गई, सब कुछ खत्म हो गया। और हमने तो बड़ा उस वक्त चर्चा की थी, क्योंकि नीतीश जी सुध-बुध खो बैठे वाली स्थिति में थे, लेकिन यह हाल हो गया इतनी जल्दी। बिहार की पुलिस को क्या कुछ और समझ में आने लगा है क्या? और ऐसी कई घटनाएं लगातार हुई हैं जो चिंता पैदा करती हैं। ये प्रशांत किशोर एक बेहतर राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं, ये एकदम अलग विषय है, उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरी चिंता है कि जिस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया था और बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं अभी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर अगर इस तरह की चीजें आएंगी और विशेष करके अगर जातीय आधार पर कुछ चीजें होती दिखेंगी, तो ये खतरनाक है बिहार के लिए। अब सम्राट चौधरी इस पर क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, संगीत रागी जी और समीर चंगावकर जी हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।